So, good evening, everyone. This is Mithun, and I welcome you all on the platform of MV EduNet Education for Education. CTET पेपर 1 EVS के पेडागोजी सेक्शन से कल हमने डिस्कस किया था CCE। आज हम देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं, और नो डाउट अगर हम CCE फॉलो कर रहे हैं तो ऑल दी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स दैट वी कैन यूज फॉर कंडक्टिंग द CCE we would be discussed under this topic. So चलिए शुरू करते हैं। Tools and techniques of evaluation are important components of the process of continuous and comprehensive evaluation. No doubt अगर हम evaluation करना चाहते हैं तो हमारे पास किस tools या क्या टेक्निक हम implement करने वाले हैं वो important होता है CCE को conduct करने के लिए। Then interpretation of gathered information need to be given in numerical scores, dates as well as in क्वालिटेटिव टर्म्स। तो हमने देखा होगा दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फीडबैक। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको या तो क्वांटिटेटिव टर्म में या क्वालिटेटिव टर्म में। क्वांटिटेटिव टर्म में जैसे कि हम ग्रेड्स देते हैं, जैसे कि हम स्कोर देते हैं, परसेंटेज देते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर्ड किया है या जो हमने फीडबैक बच्चों के परफॉर्मेंस का हमें एक्सप्रेस करना है उसे हम दो फॉर्म में कर सकते हैं, स्कोर फॉर्म में मतलब क्वांटिटेटिव फॉर्म में या क्वालिटेटिव फॉर्म में। क्वालिटेटिव फॉर्म में जो हम कमेंट्स देते हैं, एक्सीलेंट, कैन डू बेटर, कुड डू बेटर, ये सब हो जाएंगे क्वालिटेटिव फॉर्म में। जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं उस पर तो क्वालिटेटिव फॉर्म हो गया, और अगर हम स्कोर दे रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, परसेंटेज और दे रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया या क्वांटिटेटिव फॉर्म हो गया। इन CCE जजमेंट्स शुड बी मेड नॉट जस्ट ऑन स्कॉलस्टिक aspects but also on co-scholastic aspects, which depends to a large extent on the learning ambience and learning culture of the institution। तो अल्टीमेटली जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो फीडबैक देते हैं, वो सिर्फ स्कॉलिस्टिक का फीडबैक नहीं होता है, स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस का फीडबैक नहीं होता है, जबकि को स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस का भी फीडबैक CCE में देते हैं। जैसा कि हमने कल के डिस्कशन में जब हम CCE के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने बताया कि हमें क्वालिटेटिव सॉरी हमें स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों ही एस्पेक्ट्स पर असेसमेंट करना होता है, और उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, हम उसका फीडबैक भी देते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं। एज फार एज इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न, अटेनमेंट कैन बी मेजर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। तो अगर हमें इंटरप्रिटेशन करना है, कंक्लूजन फाइंड करना है, इंटरप्रिटेट करना है जो डेटा हमको मिला है इवेल्युएशन से, तो अलग अलग लेवल पर अटेनमेंट कैन बी मेजर्ड एट डिफरेंट लेवल। तो अलग अलग लेवल पे ये जो अटेन किए हैं हमने स्कोर, उसको मेजर किया जा सकता है विद रेफरेंस टू द लर्नर्स themselves, their current state और progress, strength, learning gaps etc। तो जो स्कोर हमें मिलता है, इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, अलग अलग लेवल पे जो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं उससे हमें ये तमाम चीज़ें पता चलती है कि लर्नर का करंट स्टेटस क्या है, एकेडमिक्स या फिर हम बोले स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक का, उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है अगर पिछले से कंपेयर करेंगे तो, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, लर्निंग गैप क्या क्या आ रहे हैं, वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द असेसमेंट और इवैल्यूएशन वी आर कंडक्टिंग with reference to the criteria, the expected level of learning keeping in view the required skills। yes, तो जब भी हम ऐसा कोई असेसमेंट करते हैं तो नो डाउट हमारे किसी भी करिकुलम का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक टॉपिक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक चैप्टर का होता है। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव या जिस भी तरह के हमारे क्राइटेरिया हैं, ऑल दी क्राइटेरियाज वी हैव फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक, कि इतना क्राइटेरिया हमने रखा है या हमारा मानना है कि इतना बच्चा सीख जाना चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, या उसको पूरा करने के लिए और क्या रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है। यस, ये हमें आउटपुट मिलता है या ये हमें पता चलता है। टूल्स आर प्राइमरीली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो जो टूल्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो हमें मदद करते हैं, जो डेटा है कलेक्ट करने के लिए। कौन सा डेटा? बच्चे का स्कॉलस्टिक या को स्कॉलस्टिक,
किसी भी तरह का परफॉर्मेंस का डेटा कलेक्ट करने की प्रोसेस। अब हमें पता कैसे चलेगा बच्चा मैथ्स में कितना अच्छा है? तो मैथ्स की टेस्ट ले सकते हैं, मैथ्स का क्विज करवा सकते हैं, मैथ्स लैब में ले जाके कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। तमाम तरीके हो सकते हैं। ये जो तमाम तरीके हैं, ये जो तमाम all the ways are there, all the means are there with which we can get some data, we can collect some data which will help us to understand the status of a student, his level of learning और लर्निंग गैप्स क्या है। ये तमाम चीज़ें पता करने के लिए जो भी तरीका हम अपना रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उन सभी तरीकों को हम क्या कहते हैं? टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। यस, अभी क्या क्या हो सकते हैं एग्जांपल देखें तो क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, टेस्ट्स हो सकते हैं, इन्वेंटरीज हो सकती है, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो सकता है। ये सभी क्या है? टूल्स है। टूल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीसीई रिक्वायर सिचुएशंस फॉर एप्लीकेशन। एग्जांपल देखें, ऑब्जर्वेशन एज अ टूल नीड्स सिचुएशंस लाइक debating, competition, engagement in the project activity, etc. तो टूल्स, अगर हम सीसी की बात करें तो सीसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर टूल की बात करें तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक सिचुएशंस की ज़रूरत हो जहाँ पर नॉलेज का एप्लीकेशन किया जा रहा है, अप्लाइंग ऑफ नॉलेज हम करवा के चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चा अपना नॉलेज अप्लाई कर पा रहा है या नहीं, या उसे कोई समस्या आ रही है या उसने कितना सीखा है, वो हम जज कर सकते हैं। जज करना बोलना गलत होगा, हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें एज ए टूल, तो उसे सिचुएशन चाहिए होगी कि हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं बच्चे को डिबेट करते हुए, या हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा के किसी और एंगेज करके प्रोजेक्ट एक्टिविटी में हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। अ टीचर कैन ऑब्जर्व अ स्टूडेंट while ही इज डिबेटिंग और वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और क्वेश्चन इन अ रिटन एग्जामिनेशन। तो किसी कोई टीचर जो है बच्चे को ऑब्जर्व कर सकता है, उसको डिबेटिंग या किसी प्रोजेक्ट वर्क पर काम देकर, या उसको किसी असाइनमेंट को या क्वेश्चन के आंसर्स को एग्जामिन करके। मल्टीपल टूल्स कैन बी यूज फॉर असेसमेंट। अलग अलग तरह के टूल्स अपनाए जा सकते हैं और अपनाए जाने ही चाहिए। टूल्स शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिकॉज इट विल हेल्प टू ऑब्जर्व द डिफरेंट वेज। मतलब अगर आपने कोई ओरल टेस्ट लिया है तो नो डाउट वो बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा जो ओरल स्किल्स में अच्छा है। आपने रिटन टेस्ट लिए है तो वो बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा जो रिटन टेस्ट में राइटिंग वर्क जिसका अच्छा है, राइटिंग एक्सप्रेशन जिसका अच्छा है। आपने अगर कोई गेम्स इन्वॉल्व की एक्टिविटी इन्वॉल्व किया तो वो बच्चा आगे बेहतर परफॉर्म करेगा जिसका एक्टिविटी में, या जिसको हम बोले बॉडी काइनेटिक्स में अच्छा है। यस। तो अल्टीमेटली हमें वैरायटी ऑफ टूल्स इसलिए भी यूज़ करने चाहिए ताकि हर एक वैरायटी का जो बच्चा है, हर एक इंटेलिजेंस वाला जो बच्चा है, अलग अलग इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर साहब के अनुसार एट इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं, वो जो तमाम वैरायटी के बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं किसी क्लास में, उन सबको अपना अपना जोन ऑफ एक्सप्रेशन, अपना अपना जोन ऑफ परफॉर्मेंस मिले। फिर स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट टूल्स कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड भी हो सकते हैं और अन स्टैंडर्डाइज्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स की। तो टूल्स को अभी तक हमने समझा है कि सीसी में टूल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवैल्यूएशन टूल्स का। अब इवैल्यूएशन टूल तमाम तरीके के हो सकते हैं और ये टूल वो हैं जो हमें किसी बच्चे के बारे में डेटा कलेक्ट करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ दे आर यूजफुल in getting interpretation, knowing about the students current status, learning gaps, और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ तक बच्चा पहुँच पा रहा है या नहीं, वो तमाम चीज़ों को हम असेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अब टूल्स स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हो सकते हैं। अब स्टैंडर्डाइज्ड क्या है ये समझते हैं। हैव द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऐसा टूल जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। यस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। यस, एक अच्छे क्वेश्चन पेपर की रिलायबल होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। यस, क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हायर एंड लोअर परफॉर्मर।
मतलब अगर आपने बहुत ईज़ी क्वेश्चन पेपर बनाया तो क्या होगा, सभी बच्चों को अच्छे नंबर आ जाएँगे। अगर आपने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाया तो क्या होगा, सिर्फ़ अच्छे बच्चों को नंबर आएँगे और एवरेज और बिलो एवरेज जो कैटेगरी हम मानते हैं किसी क्लास में होती है, उनको इतने कम नंबर आएँगे। तो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जिसमें तीनों चारों कैटेगरी जो एक क्लासरूम में होती है वो सब डिस्क्रिमिनेट हो सके। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, टेक केयर ऑफ बैलेंस एंड रिलेवेंस, ये भी हमने तमाम तरह की वैलिडिटी के बारे में भी हमने बात की है। Yes, this is also available in one of the videos in detail. We can go through it once. Okay. Speed is a factor in some tests, but not a common element in the all test. तो स्पीड एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हर एक केस में नहीं होगा। मतलब अग हम कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हमारा पर्पस ये है कि बच्चा जो है उसको मैथमेटिक्स की एक स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि भाई 35 क्वेश्चंस विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम आवर्स करना चाहिए। तो वहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बच्चा सम्स तो करें, लेकिन उसका एक सम्स करने का स्पीड भी हो। दूसरी जगह हर जगह ये इम्प्लीमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज लाइक इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट एंड स्टडी हैबिट इन्वेंटरीज, एटीट्यूड स्केल्स हैव दोज प्रॉपर्टीज। तो अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं उनमें वो तमाम क्वालिटीज होती है, उनमें वो तमाम प्रॉपर्टीज होती है जो एक स्टैंडर्ड टूल में होना चाहिए। जैसे रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हायर एंड लोअर परफॉर्मेंस। तो हायर लोअर एवरेज जितने ज़्यादा वैरायटी के बच्चे हैं वो सब सेग्रीगेट होने चाहिए, डिफरेंशिएट होने चाहिए एक अच्छे या फिर एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स के द्वारा। जो स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं इन केस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, है ना? ये तमाम तरह के टेस्ट जो वेल साइकोलॉजिकली डिजाइंड होते हैं पहले से, ये सभी भी स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं असेसमेंट के या इवैल्यूएशन के। अब नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स कौन से होते हैं? तो our teachers may test rating scale, observation schedules, interview schedules, questionnaire, checklist, etc. है ना? तो ये ऐसे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है जो हमने तैयार किया है और कोई रिसर्च नहीं किया गया है उसके ऊपर कि उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, उसकी रिलायबिलिटी है कि नहीं। अगर इन सब मापदंडों पे क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर जो स्कूल्स में बनाते हैं बच्चों के लिए, अगर वो परचेस किए गए हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स हों, तो नो डाउट वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे और उसमें ये तय किया जाएगा कि किस लेवल के बच्चे को कितना आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और हर वैरायटी का बच्चा डिस्क्रिमिनेट होगा उसमें। ये तमाम क्वालिटीज़ उसमें होगी। लेकिन अगर हम बनाते हैं तो नो डाउट हमारा ऐसा रिसर्च नहीं होता कि ये क्वेश्चन पेपर इन सारी क्वालिटीज़ को कैरी कर रहा है या नहीं। यस, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। सिंपली बात करें तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिविटी की, रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर की, यस, अगर ये नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल। सम ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट टूल जो हैं इवैल्यूएशन के उनको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर मोस्ट कॉमनली अप्लाइड असेसमेंट टूल। क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं हम, रिटन पेन पेपर टेस्ट जो लिया जाता है वो सबसे कॉमन है। अ टीचर इन द कोर्स ऑफ टीचिंग कम्स टू नो ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज इन द चिल्ड्रन बाय आस्किंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ओरली या रिटन दोनों ही फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। जनरली जब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि रिटन टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। सबसे प्राइमरीली सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन टूल का ही यूज़ किया जाता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चंस हैव मस्ट हैव सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चे से, उसमें ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बेस्ड। इसका क्या मतलब हुआ? अ क्वेश्चन शुड बी based on predetermined objectives and should be framed in a way that it tests the objective effectively. मान लीजिए हमने कोई चैप्टर पढ़ाया है गांधी जी की जीवनी पर, और फिर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? तो हमारे प्रश्न का एक ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब हमारा पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है जो कि
उस टॉपिक से रिलेवेंट ही नहीं है। वो उस चैप्टर के बारे में टीचर जो क्वेश्चन बना रहा है उसका गांधी जी पे जो विचार है या गांधी जी को लेकर उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके जो परसेप्शंस है, अगर उसके आधार पे वो क्वेश्चन बना रहा है और पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिविटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिविटी शुड बी मेंटेन्ड if the question is relevant to the chapter which has been taught. Yes, that is what objectivity based, and it should have a purpose to diagnose from the student side. Suppose after the मान लीजिए दांडी यात्रा पर अ, यात्रा का टॉपिक था और उस पर प्रश्न जब किया जा रहा है तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अ, आज देश में ऐसे कौन से कानून हैं जिनके लिए आप दांडी यात्रा जैसी कठिन आंदोलन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्टिविटी ये है कि बच्चे में दांडी यात्रा को पढ़ने के बाद ये सेंस है कि नहीं कि किन चीजों के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, है ना? मतलब वो आज की परिस्थिति में ऐसी कोई चीज जो नमक कानून जैसा ही गलत कानून है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा बात करता हो अबाउट all kind of restrictions for the 18 years age students, मतलब 18 से कम होंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन वाली बात हो, तो अल्टीमेटली हम यह जज करना चाहते हैं कि जो दांडी मार्च का जो कंसेप्ट है गांधी जी ने जिस पर्पज से किया, नमक कानून तोड़ने के लिए, क्या आज क्या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा ये समझ पा रहा है कि हमें भी समाज के लिए खड़ा होना चाहिए जब कोई ऐसी कठिन परिस्थिति समाज के सामने होती है। अगर वो पानी की समस्या के लिए बोलता है कि हमें ऐसा ऐसी यात्रा करनी चाहिए, ऐसा आंदोलन करना चाहिए, सत्याग्रह के कंसेप्ट को समझ पा रहा है और बता पा रहा है, तो नो डाउट हम ऑब्जेक्टिव जा रहे हैं। सब्जेक्टिव कब हो जाएगा? जब हम उस पर अपनी मनगढ़ंत या अपने मन से कोई बात पूछेंगे जिसका अपना ही आंसर हम चाहते हैं। सो दैट विल बी इन केस ऑफ दैट the subjectivity will be there and objectivity will be removed out. So objectivity होनी चाहिए क्वेश्चन जो जो भी पूछ रहे हैं हम उसमें। दूसरा, instructions, it should specify the particular task through the instructions. For this, appropriate directional words used should be used and structured situations should be given. तो जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं, है ना? जैसे कि अ, अगर कोई प्रश्न का आप दो दो मार्क्स का है ना? तो उसका जो रूब्रिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। आप दो बिंदु पूछिए कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के दो प्रॉपर्टीज लिखिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि रेप्टाइल्स के बारे में लिखना है और दो प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है? और 2 मार्क्स का है तो ये क्लियर हो जाता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 प्रॉपर्टी पूछा है तो एक प्रॉपर्टी का 1 मार्क्स होगा, ठीक है? लेकिन अगर इसको स्पेसिफाई नहीं किया जाए, सिर्फ ऐसा ऐसा लिखा जाए राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेप्टाइल्स और 2 मार्क्स का दिया है, तो फिर हमेशा किसी बच्चे में कंफ्यूजन होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जितना भी चाहे वो लिखने चला जाएगा। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। जैसे हम हिंदी में कोई वर्ड बात करते हैं कि के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ऐसे प्रश्न जैसे दांडी यात्रा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये बहुत क्लियर क्वेश्चन नहीं है। अब क्या जानते हैं तो उसमें तो बच्चा कोई भी जवाब दे सकता है। तो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ये भी लिख सकता है कि दांडी यात्रा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो हँसने वाली बात नहीं है, पर क्लियर होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है और उस उससे आप बच्चे से क्या पूछना चाह रहे हैं, शुड बी वेरी क्लियर। स्कोप, इट शुड इंडिकेट द लिमिट एंड स्कोप ऑफ द आंसर। जैसा अभी मैंने कहा कि लेंथ कितना होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। जैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है कि शॉर्ट आंसर लिखना है, ऐसा इन अकॉर्डेंस विद द एस्टिमेटेड टाइम एंड मार्क्स allotted टू इट। जैसा मैंने अभी कहा कि 2 पॉइंट लिखिए तो स्पेसिफिकली 2 मार्क्स का है, 2 पॉइंट पूछे हैं तो क्लियर है कि 1 पॉइंट का 1 मार्क्स मिलेगा। कंटेंट, द क्वेश्चन शुड assess the same area of content which it intends to access।
उसका कंटेंट जो पूछा जा रहा है वो उसी दायरे में आना चाहिए जो सिलेबस का दायरा है, या उसी कंटेंट के दायरे में चाहिए जो पढ़ाया गया है। Language: a good question is framed in a very clear, precise, and unambiguous language, well within the comprehension of the student. तो लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, है ना? प्रश्न बहुत लंबा नहीं पूछना चाहिए, जितना प्रिसाइज हो सके, जितना छोटा हो सके, जितना अनएम्बिगियस का मतलब जो कंफ्यूज ना करे, है ना? एम्बिगियस मतलब जो हमें कंफ्यूज करता है, ऐसे लैंग्वेज नहीं। यस, ऐसा साफ, छोटा और बहुत क्लियर वे में बताना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। Difficulty level: a question should be written keeping in view the level of the student for whom it is meant. ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई फोटोसिंथेसिस हम फिफ्थ क्लास में भी पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस हम टेंथ क्लास में भी पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन लिखेंगे तो नो डाउट उसमें डेप्थ वही होना चाहिए, लेवल वही होना चाहिए, डिफिकल्टी का लेवल वही होना चाहिए जो फिफ्थ क्लास के बच्चे का अंडरस्टैंडिंग है या फिफ्थ क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। Yes. Assessing power. A good question must assess between the bright student and the other student. कुल मिला के वही जो हमने बात की थी कि सेग्रीगेट करते आना चाहिए क्वेश्चन का। जो लेवल है क्वेश्चन इस तरीके के होने चाहिए जो बच्चों को डिफरेंशिएट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल्स। Scope of the answer: the language of the question should be specific and precise so that the scope of the extent of answer is clearly or defined. मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जैसे अगर आपने इतिहास का कोई प्रश्न है ना, तो दांडी यात्रा के बारे में लिखिए। तो अब इसमें कितना लिख सकता है व्यक्ति, चाहे तो दांडी यात्रा करके तो किताब छप सकती है। तो अल्टीमेटली उसमें डिफाइन करना पड़ेगा दांडी यात्रा की घटना, दांडी यात्रा की घटना या दांडी यात्रा का समय और उसका परिप्रेक्ष्य लिखिए। तो समय का कहने का मतलब है डेटा हमें चाहिए कि कब हुआ था। इस तरीके से स्पेसिफाइड किया गया है क्वेश्चन में, तो नो डाउट वो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों को कि हमें डेट और उसका जो डेटा है वही किस सन में किस तारीख को निकली थी, किस तारीख को पहुंची, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, ये तमाम चीज़ें हमें उसमें लिखना है। तो वो डेटा चाहिए उनको, और किस परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई थी उतनी सी बात करना है। पूरी किताब नहीं लिखनी है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या लिख पूछा जा रहा है। वैल्यू पॉइंट्स और मार्क्स कैरिड बाय अ क्वेश्चन एज अ होल एंड ऑल्सो इट सब पार्ट्स शुड बी क्लियरली मेंशन। वैल्यू पार्ट मतलब अगर जैसे रूब्रिक्स की हम बात करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें अगर 2 अंक का है वो प्रश्न, 2 मार्क्स का है, तो क्लियर होना चाहिए कि वो 2 मार्क्स क्या लिखने पर वो 2 नंबर मिलेंगे, कितना लिखने पर वो 2 नंबर मिलेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं वो हम बात कर रहे हैं। अ गुड क्वेश्चन पेपर शुड हैव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। अब ये जो एक क्वेश्चन पेपर है उसमें ये तमाम जो हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, है ना? वो तमाम लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि बच्चे के हर एक स्तर की जांच की जा सके। यस। तो सम फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द कंटेंट एरिया टू बी टेस्टेड। तो हम जिस कंटेंट एरिया को टेस्ट करने वाले हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है असेसमेंट का, वो डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कैसे होंगे। सम फॉर्म्स आर बेटर देन some forms are better than the other for testing certain abilities। तो कुछ फॉर्म जो है क्वेश्चंस के स्पेसिफाइड होते हैं स्पेसिफिक क्वालिटीज चेक करने के लिए। अ गुड क्वेश्चन पेपर शुड हैव द क्वेश्चन बेस्ड ऑन। सबसे पहले रिमेम्बरिंग पर बेस्ड होने चाहिए। जो हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का हमने दो तीन बार डिस्कशन किया है पर उसका शायद वीडियो नहीं बना है। जो भी हो, इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि क्या बात है ब्लूम टेक्सोनॉमी की भी, और ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस किस किस तरह के होना चाहिए। रिमेम्बरिंग, एक्चुअली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में लेवल्स ऑफ लर्निंग बताया जाता है, थिंकिंग लेवल्स के बारे में बात की जाती है कि
हम किन किन स्तरों पर सीखते हैं, तो सबसे पहला होता है रिमेम्बरिंग। ये हमारी लर्निंग का वो हिस्सा है जो हमें याद कर लेते हैं, या हमारे हम्म, हमसे कभी भी पूछा जाए तो हम उसके बारे में बता देंगे। मेमोरी वाला पार्ट है ये, या रिमेम्बर करने वाला पार्ट है। तो रिमेम्बर करने वाला पार्ट, कोई मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं झट से जवाब दे दूंगा। कोई मुझसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं जवाब दे दूंगा। आप क्या करते हो, तो मैं जवाब दे दूंगा। इन सब चीज़ों में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली रिमेम्बर करते हैं हम। तो हाउ मेनी, कितने थे, कैन यू नेम, तो नाम बताना, स्पोक टू, व्हाट हैपेंड आफ्टर, मतलब स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें जो हम याद रखते हैं। याद रखने के स्तर तक जो चीज़ें सीखते हैं उसे हम रिमेम्बरिंग की बात करते हैं। तो प्रश्न भी ऐसे पूछे जाएंगे जो हम वन वर्ड आंसर में पूछते हैं सिंपली, कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, दांडी मार्च कब निकली थी, या दांडी मार्च में कितने गांधी जी के कितने शिष्यों ने भाग लिया था। ये तमाम चीज़ें अगर हम पूछ रहे हैं तो हम मेमोरी वाले पार्ट पर बात कर रहे हैं। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ डेटा बताना है, इंफॉर्मेशन देना है। अंडरस्टैंडिंग, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन कब करता है, जब आदमी किसी चीज़ को समझता है। यस। तो इसमें हमने बात की थी, इसको समझा था हमने विद द हेल्प ऑफ मैथ्स का एक एग्जांपल लिया था। यहाँ भी ले लेते हैं। भाई एरिया का फॉर्मूला आपको याद हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इन टू बी। तो आपको याद हो गया, तो आपकी मेमोरी वाली बात हो गई। अंडरस्टैंडिंग मतलब अब आप समझते हैं कि एरिया का कंसेप्ट क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है, और उसका लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने पर एरिया आता है। इतना आप पूरे क्वेश्चन के बारे में, सॉरी, इस फॉर्मूले के बारे में समझते हैं, उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग की जांच करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन, हु डू यू थिंक, कैन यू क्लेरिफाई, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग की जांच करता है कि बच्चे को इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अप्लाइंग, अब आपको फॉर्मूला रिमेंबर हो गया, आप फॉर्मूले को समझने लगे, और फिर टीचर ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि इस फॉर्मूले को यूज करके अगर आपको लेंथ और विड्थ दे रखा है, तो आप कैसे एरिया फाइंड करेंगे। तो अगर आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन टीचर ने समझाए और बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन, कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं अपने नॉलेज का या अंडरस्टैंडिंग का, या जो आपने सीखा है उसका। तो ये अप्लाइंग हो गया। तो अप्लाइंग को, हाँ, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अप्लाइंग वाला नॉलेज है कि नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज है कि नहीं बच्चे के पास। डू यू नो ऑफ अनदर इंस्टेंस वेयर, कि आपको कोई दूसरी ऐसी घटना पता है जहां पर ऐसा ही हुआ हो, या कैन यू डेवलप अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अबाउट दिस। तो दो किसी बच्चे से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, दो स्क्वायर को पास पास में रखा गया और उनसे कहा गया कि ये इसका एरिया फाइंड करो, है ना। और उस पे स्क्वायर के एक एक साइड पे स्क्वायर की जो लेंथ है या ब्रेड्थ है, या स्क्वायर का तो सेम ही रहेगा, तो उसके एक साइड पर उसका साइड का लेंथ लिखा हुआ है, और दूसरे साइड पे भी लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली एक बच्चा जो है वो रेक्टेंगल के शेप को समझेगा, तो उस नॉलेज को अप्लाई करेगा, और लेंथ और ब्रेड्थ निकालकर एरिया फाइंड आउट कर लेगा। तो यहाँ पर उसने अपने नॉलेज का, अपने अंडरस्टैंडिंग का अप्लाई किया। तो ये अप्लाई करने वाली बात हो गई कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वही अप्लाइंग वाले। एनालाइज करना, एनालाइज व्यक्ति तब कर पाता है जब किसी किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के सभी कंपोनेंट्स को जानना, इसको बोलते हैं एनालाइज करना। यस। एनालाइज जब आप कर पाएंगे जब आप किसी भी चीज के बारीकियों को समझते हैं। यस। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर 1 मोबाइल नंबर 2 से अच्छा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, तब आपको एनालाइज करके ये बताना पड़ेगा। तो आप जब दोनों ही मोबाइल के डिटेल जानेंगे, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, तब आप बता पाएंगे। यस। तो हाउ इज सिमिलर टू, ये इससे कैसे सिमिलर है, ये इससे कैसे डिफरेंट है, ये तमाम चीज़ें आप तभी जज कर पाएंगे जब आप एनालाइज कर पाएंगे। फिर इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करने का मतलब जब आपका नॉलेज उस स्तर का हो कि आप इवेल्युएट कर सकें, है ना, जांच कर सकें, जैसे कि टीचर्स करते हैं। तो टीचर्स
ने क्वेश्चन दिया कि दांडी यात्रा के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ऐसा सत्याग्रह है जो आज के दिन देश में ज़रूरत है। तो टीचर बच्चे के जवाब को इवैल्यूएट करेगा, जो ऑब्जेक्टिव था उस प्रश्न का उसको। तो जैसे इवैल्यूएशन में हम देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन का आंसर जो है, अलग-अलग टीचर इसमें अपना अलग-अलग मार्किंग भी करेगा, वो सब्जेक्टिविटी भी रहेगी। पर इवैल्यूएशन वही कर सकता है जिसमें जो कंपेयर कर सके, यस, कि जो स्टैंडर्ड आंसर इसका क्या था, क्या होना चाहिए था और बच्चे ने क्या जवाब दिया, दैट इज़ व्हाट इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन लेवल का है कि नहीं, तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँगे, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, ये इवैल्यूएशन तब कर पाएँगे। भई इसमें अच्छाई क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं। वो सब इवैल्यूएशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज क्या होता है, क्रिएटिंग, जब बच्चा खुद से कुछ बना सके, खुद से कुछ क्रिएट कर सके, है ना? अपने नॉलेज के बेसिस पे। कैन यू डिज़ाइन a motor which can help to manufacture an electric vehicle? तो बच्चा हो सकता है कि वो ऐसा डिज़ाइन बना के बताए, तो उसने वो अपने नॉलेज का यूज़ किया है वहाँ पर, कुछ अब खुद से क्रिएट करने के लिए। तो कैन यू सी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू, तो वो सॉल्यूशन खुद से बता रहा है। कैन यू डेवलप अ प्रपोजल विच वुड, these all things are something like creating something from their own। so इस लेवल के क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो क्वेश्चन ये 6 लेवल के होने चाहिए, रिमेम्बरिंग के, अंडरस्टैंडिंग के, अप्लाइंग के, एनालाइज के, वैल्यूएशन के और क्रिएटिंग के। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लेट अस सी इट, द आंसर्स में वेरी फ्रॉम वन वर्ड टू सेवरल पैराग्राफ्स। such type of questions are also called as free response questions। तो हो सकता है जिसको हम शॉर्ट आंसर कहते हैं या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहते हैं, यस। तो कुछ लाइन से होकर तो कुछ पैराग्राफ्स तक हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें हम पैराग्राफ या बहुत नंबर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, टर्म ऐसे एम्प्लाइज रिटन रिस्पॉन्स विच इज़ अ sustained form of writing। The student is allowed to have freedom with respect to वर्डिंग, लेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आंसर। तो इसमें फ्रीडम रहती है, बच्चा एक्सप्रेस करता है अपने अपने व्यू पॉइंट को, अपने एक्सप्रेशन को। A distinction should be made between the essay type question used to measure knowledge and the essay type question employed to test writing skills in the language which is called a writing task। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आप राइटिंग स्किल जानने के लिए ले रहे हैं तो हम देखते हैं आर्टिकल लिखने के लिए आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है, तो वहाँ हमारा पर्पस होता है राइटिंग स्किल्स को देखें। और ऐसे टाइप क्वेश्चंस जनरली नॉलेज की जांच करने के लिए की जाती है, वो अलग होते हैं। जैसे अगर साइंस में पूछा जाएगा तो नो डाउट वो होगा जिसमें हम नॉलेज जानना चाहते हैं बच्चे का, मोटर की वर्किंग को एक्सप्लेन कीजिए, तो बच्चा लंबा आंसर लिखेगा, मोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। तो ये भी ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर हुआ, लेकिन इसमें राइटिंग स्किल्स की जांच नहीं हो रही है, इसमें नॉलेज की जांच हो रही है। दूसरा, जब हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में या लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में आ गया कि एक आर्टिकल लिखिए या एक स्टोरी बनाइए जिसमें ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो वहाँ हम राइटिंग स्किल्स को चेक करेंगे। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन दोनों तरह के होते हैं, नॉलेज असेसमेंट के लिए और राइटिंग स्किल्स असेसमेंट के लिए। दीज एबिलिटीज आर, कुछ राइटिंग टास्क के लिए हैं, देखते हैं। सिलेक्ट रिलेवेंट फैक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, आइडेंटिफाई एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे ने कितना एक्वायर्ड नॉलेज एक्वायर किया है किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद, उसका एक पर्टिकुलर पेरीफेरी होना चाहिए जिसमें बात की जाए, और उस पर्टिकुलर नॉलेज के भी जो अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, कोई टॉपिक है उसके भी अलग-अलग एस्पेक्ट्स में कितना बच्चा सीख पाया है। वेयर द प्रूफ विथ रिस्पेक्ट इन इम्प्लीकेशन टू इम्प्लीकेशंस ऑफ द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। जब भी बात की जाए तो फैक्ट के साथ की जाए, प्रूफ के साथ बात की जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट फैक्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। तो जो भी डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा ताकि
जो भी लिखा जा रहा है उसका एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो सके और वो ऑथेंटिक लगे, यूजफुल लगे। यस। फिर adopt an indigenous or original approach to solve a given problem. Defend one's point of view, thought facts, data, and suitable arguments. Critically examine the degree of adequacy, accuracy, and relevance of the available information in a given situation. Appreciate a problem at both the macro and micro level. अल्टीमेटली यहाँ बात की जा रही है कि किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन के आंसर को करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। अगर बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए तो अल्टीमेटली उसको असेस करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम कोई ऐसे टाइप क्वेश्चंस को का आंसर देख रहे हैं या चेक करते हैं। Conceive, design, and suggest new and innovative approaches of टैकलिंग अ गिवन प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम दे रखा है उसको अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अपना व्यू पॉइंट भी आना चाहिए उसमें, कहने का ये मतलब है। कंस्ट्रक्टिंग ऐसे टाइप क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस यूजुअली डिजाइन विद सच टर्म्स: डिस्कस, एक्सप्लेन, इवेल्युएट, डिफाइन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्राइब। ऐसे टाइप क्वेश्चंस को जब भी हम लिखते हैं तो ये कुछ वर्ड्स हैं: व्याख्या कीजिए, विचार कीजिए, चर्चा कीजिए, समझाइए, इस तरीके की बात की जाती है। तुलना कीजिए, परिभाषित कीजिए। ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर गुड व्हेन द ग्रुप्स टू बी टेस्टेड इन स्मॉल एंड लिमिटेड टाइम इज अवेलेबल फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। तो अल्टीमेटली जब हमें किसी ग्रुप की छोटे समय में बड़ी जांच करनी है तो फिर हम इसके लिए जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या जिसको ऐसे टाइप क्वेश्चन है उस पे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट से ही समझ में आ रहा है कि छोटा होता है कंपैरेटिवली। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड प्रॉफिटेबली इन ऑल टेस्ट। सभी टेस्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है। हम देखते हैं अगर हम छोटा टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, क्लास में, चालू क्लास में दे रहे हैं तो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ ये चैलेंज होता है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हम नॉर्मल क्लास में, क्लासरूम टीचिंग में जो असेसमेंट होता है उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, वो हर तरह के टेस्ट में यूज़ नहीं हो पाता। जबकि हर तरह के टेस्ट में, चाहे हम कोई बड़ी एग्जाम ले रहे हैं तो भी, छोटा टेस्ट ले रहे हैं तो भी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू टेस्ट ऑलमोस्ट ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सभी तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो है टीचिंग को, उसको जांच करने में ये काम आ जाता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिलेक्टिंग रिलेवेंट फैक्ट्स। ये बच्चों को भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए रिलेवेंट फैक्ट्स को। It can be scored more objectively than the essay type questions and thereby ensure reliability. These questions help in covering more syllabus because more number of questions can be put in lieu of one essay type question. तो अल्टीमेटली क्योंकि ये छोटे होते हैं तो हम बहुत वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जबकि ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो बड़ा आंसर लिखना है तो नो डाउट हमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो हमारे पास जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछने का स्कोप है वो कम हो जाता है। जबकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ ये समस्या नहीं रहती, यू कैन आस्क नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। जस्ट अ मोमेंट। दिस इम्प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो ये वैलिडिटी को बढ़ाता है क्योंकि हम सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या क्या है? विच हैव स्पेसिफिक टेस्टिंग पॉइंट। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट होता है टेस्ट करने के लिए। तो कोई हम स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक चीज़ पूछते हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मोर कंटेंट कैन बी टेस्टेड। फिर वही बात, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतनी ही वैरायटी के क्वेश्चन हम पूछ सकेंगे, क्योंकि समय इसके लिए कम देना पड़ रहा है तो हम क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ द एग्जामिनी
बाय आस्किंग देम टू सप्लाई अ वर्ड, फ्रेज, फिगर और अ सेंटेंस। तो एक वर्ड में भी वन वर्ड टाइप आंसर भी हो सकते हैं, फ्रेज टाइप आंसर भी हो सकते हैं, फिगर और एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता है। इट कैन बी आंसर्ड इन वन word to one sentence। yes, it mostly takes 1 to 2 minutes to answer। बहुत कम समय में बच्चा या स्टूडेंट जो है या लर्नर जो है उसका आंसर, एग्जामिनी जो है उसका आंसर दे सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैन बी यूज प्रॉफिटिवली। सब तरह के स्कूल सब्जेक्ट्स में, सब तरह के टेस्ट में उपयोग में लाया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यस, सबसे पहले हमने देखा ऐसे, फिर हमने देखा शॉर्ट, फिर हमने देखा वेरी शॉर्ट, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमें पता है एमसीक्यू जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, टिक द ऑड वन हो, ये तमाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर पॉसिबल है। यस, करेक्ट आंसर अमंग द प्रोवाइडेड चॉइसेस। प्रोवाइडेड चॉइसेस तब होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में होता है, मैच द कॉलम में होता है, जो ऑलरेडी आंसर्स भी वहीं पे मेंशन है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, एमसीक्यू सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब आते हैं अगला जो वैरायटी है क्वेश्चन के बाद, वो है ऑब्जर्वेशन का। यस, information about a child, their behavior can be collected in natural setting in an outside the class through the observation. Other informations can be collected through the planned and purposeful observation of the student during activities and tasks. Some of the advantages of the observation technique are given below। एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। आज सुबह व्हेन आई वाज गोइंग टू द स्कूल, तो अ वेरी वेरी इंटरेस्ट मतलब एक बहुत ही 6th क्लास का एक बच्चा है, उससे मेरा अभी 2-3 बार इंटरेक्शन हुआ। और वो बच्चा, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ अबाउट दैट किड, उसको और मैं जानना चाहता हूँ। तो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, आज जाते समय वो बच्चा रास्ते पे मिला मुझे। तो आई वाज़ इन हेलमेट एंड उसने मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है? मैंने उससे पूछा आप बैठ जाइए। तो उसने मुझे पूछा पलट के मुझसे, इवन आई वाज़ वियरिंग दैट कार्ड ऑफ आई कार्ड ऑफ द स्कूल। वो मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने एक स्कूल का नाम बताया कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। तो उसने बड़ी खुशी से गाड़ी पे बैठ गया कि हाँ, मुझे भी तो वहीं जाना है। बट दैट बॉय वाज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज़ मी। जबकि 2-3 बार हमारा बहुत पर्सनल या बहुत स्पेसिफिक इंटरेक्शन हुआ है। तो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि वो बच्चा मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया। फिर स्कूल में जाके जब मैंने गाड़ी लगाई और फिर उसको वो उतरा, तो इतने में 1-2 बच्चों ने गुड मॉर्निंग विश किया मुझे। देन ही मतलब ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड ही आल्सो विश्ड मी गुड मॉर्निंग सर, एंड देन ही वेंट टू हिज क्लास। तो यहाँ जो है इस सिचुएशन में एक नेचुरल सिचुएशन है जिसमें मुझे उसको ऑब्जर्व करने का मौका मिला कि अगर सडनली उसको कोई स्कूल टीचर मिलता है कहीं पर, तो वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन हुआ। बहुत ज़्यादा इसके रिलेवेंट तो नहीं है ऑब्जर्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं उससे, फिर भी हम ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे फील्ड ट्रिप में ले गए, तो वो बच्चा जो है, या हम कभी ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई बच्चा हमेशा डिसिप्लिन में दिखता है, बट व्हेन सच सिचुएशन इज़ गिवन टू देम दैट दे कैन एन्जॉय देमसेल्व्स, तो उसमें वो बच्चे का क्या रिएक्शन है। तो दिस इज़ व्हाट ऑब्जर्वेशन, एंड इट कैन बी डन 2 वेज़। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक तो कंट्रोल्ड वे में हो सकता है और एक नेचुरल कंडीशन में हो सकता है। जैसे जैसे अगर हमें किसी टाइगर का ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम जंगल में जाकर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे घूम रहा है, तो वो एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो गया। और एक हम ज़ू में कर सकते हैं, जहाँ हमने सारी कंट्रोल सिचुएशन रखी है, हमें पता है कि वो कहाँ घूम सकता है, कहाँ पानी है और कहाँ उसको खाना दे रहे हैं। वी कैन प्लान इट एंड देन वी कैन ऑब्जर्व इट। तो दोनों तरह के ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है इन द केस ऑफ ऑब्जर्वेशन एज़ अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन। Recognize and identify the various aspects of a student's personality and development। Recognize and identify the individuals as well as group, ये भी कर सकते हैं। ग्रुप के वर्किंग को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Recognize and identify on a continuing basis at varying time and periods। अलग अलग टाइम पीरियड में बच्चों का क्या, अलग अलग सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स है वो देख सकते हैं। Recognize and identify the student's performance and knowledge based on and on the spot record।
नॉलेज के आधार पर और उस स्पॉट पे जो सिचुएशन दी गई उसके आधार पर बच्चे में क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है ऐसा। ओवर टाइम अ पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एप्टीट्यूड्स एक्सेट्रा इमर्ज क्रिएटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कंसर्न एंड रिस्क इन ऑब्जर्वेशन एज एन असेसमेंट टूल्स। नो डाउट कि जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उसमें अलग सिचुएशन जो दे रहे हैं उसमें जो बच्चा है वो किस तरह के कंसर्न लेता है, किस तरह के रिस्क वो लेता है। यस, ये हम देख सकते हैं, ये भी एक तरह का असेसमेंट टूल है। जंपिंग टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन वन और few observations, skill of the observer determining what is observed, lack of sensitivity and objectivity in the way of observation is done। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, नहीं तो फिर उसमें कमियां हो सकती है। ऑब्जर्वेशन इज वन सिचुएशन एंड नॉट अक्रॉस टाइम एंड डिफरेंट एक्टिविटीज एंड सेटिंग्स। तो ऑब्जर्वेशन किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे दे रहे हैं, हम पूरे ओवरऑल सभी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर असेस नहीं की जा सकती। ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ असेसमेंट इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। टेक्निक्स लाइक डिबेट्स, elocution, group work, practicals and laboratory activities, projects in play fields, स्कूल प्रेयर्स, अलग अलग जगह पर हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फेस्टिवल्स में अभी चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी दी है तो उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैन बी बाइज्ड एंड सब्जेक्टिव, वेर एज ऑब्जर्वेशन कैन बी बाइज्ड एंड सब्जेक्टिव, ये भी हो सकता है। हम होते हैं हम एक ही क्लास में पढ़ाने वाले सभी टीचर है, एक टीचर किसी बच्चे को बहुत शैतान समझता है, दूसरा टीचर उसी बच्चे को काफ़ी अच्छा समझता है, तो ये सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जर्वेशन की वजह से। सच एरर्स एंड रिस्क कैन बी subsequently reduced by using an observation schedule। एक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बना लें तो ये जो पर्सनल बाइस्ड आता है या सब्जेक्टिव बाइसनेस आती है ऑब्जर्वेशन में उसे घटाया जा सकता है। अब अगला जो टाइप है ये टूल का वो है टेस्ट एंड इन्वेंटरीज। टेस्ट ओरल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंटेंट और स्किल दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। ओरल टेस्ट उनके उन सब चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए जो कि रिटन में किया जा सकता है। ओरल टेस्ट बीइंग इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर्ड मोर टाइम देन अ ग्रुप और रिटन टेस्ट। ओरल टेस्ट हम जनरली वाइवा या फिर छोटे बच्चों के जो टेस्ट होते हैं जिसमें ओरली उनको पोएम वगैरह एक्सप्रेशन के साथ बोल पा रहे हैं कि नहीं, पोएम रेसिटेशन हो, स्टोरी टेलिंग हो, ये सब कर पा रहे हैं कि नहीं, वो जांच कर सकते हैं। ओके। नाउ oral tests are best suited to assess the depth of learning where a student difficulty in writing expression. Oral test and examinations allow the learners to participate in learning assessment process, helps to test listening and speaking skills। बिल्कुल सही जो हमने बात की, एएसएल में भी ऐसा ही होता है। हम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को चेक करते हैं तो वो ओरली ओरल वर्क पे भी डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली ओरल टेस्ट तभी लिया जाना चाहिए, या ओरल टेस्ट की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट एंड इन्वेंटरीज। टेस्ट सर्टेन वर्बल एबिलिटीज लाइकली फ्लुएंसी, एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी, ये सब ओरल टेस्ट में हम जांच करते हैं। टेस्ट ऑफ डेप्थ ऑफ लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट थ्रू probing questions। Oral test also require previous planning। Questions should be predefined and documented by the teacher। The questions should be arranged in order of difficulty। ये तमाम चीज़ें होना चाहिए अगर हम ओरल टेस्ट प्लान कर रहे हैं। तो why are they talking only about the oral test? Should also be written down in the advance। तो क्वेश्चंस पहले से तैयार होने चाहिए अगर आप ओरल टेस्ट भी ले रहे हैं तो, नो डाउट। For objectivity, students' answers should either be recorded on a digital recorder or recorded on paper। तो इन्वेंटरीज की वही बात हो रही है यहाँ पर कि किसी भी तरह का टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें रिटन टेस्ट होगा तो ऑलरेडी वी विल कीप द रिकॉर्ड, बट ओरल टेस्ट में भी इस तरीके से रिकॉर्डिंग के माध्यम से या दूसरा कोई भी डिजिटल माध्यम हो उससे रिकॉर्ड हमारे पास एविडेंस रखना चाहिए। अब अगला जो तरीका है टूल जो है असेसमेंट का, इवेल्युएशन का, वो है चेकलिस्ट। The concept of checklist has been earlier under questions। Questions के ही अंडर आता था। However, checklist can be used in several other areas of assessment that, for example, as a part of life skills, whether a student can dress up neatly, suitable
to an occasion, or a student can confidently address the students during the school prayer. ये कुछ चेकलिस्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। चेकलिस्ट जनरली कैसा होता है कि हम किसी एक बच्चे के एस्पेक्ट्स पे हम अलग-अलग चाहे वो स्कॉलस्टिक हो या को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट पे हम येस या नो में फिल करते हैं। चेकलिस्ट इज़ यूज्ड वेयर द आंसर इज़ आइदर येस और नो। तो हमने देखा ये जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं कि बच्चा स्कूल प्रेयर में अपनी बात रख पा रहा है कि नहीं असेंबली में, येस और नो। तो ये इस तरीके से हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो हर एक बच्चे के अगर हम सारे एस्पेक्ट्स चेक करना चाहते हैं तो उन सब के क्वेश्चंस बनाकर उसके आगे येस या नो में आंसर फिल करके हम इस तरह के असेसमेंट को पूरा कर सकते हैं। चेकलिस्ट कैन बी फिल्ड ओनली बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग और बाय डॉक्यूमेंट एनालिसिस। हेंस जैसे क्या वो हर वेंसडे को उसके नेल ट्रिम पाए जाते हैं, उसकी हेयर प्रॉपर्ली कट रहती है, ये यस नो में आंसर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल। ये भी टूल है असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का। ये सारे जो टाइप से असेसमेंट के इवैल्यूएशन के, ये हमें याद रखना है क्योंकि इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। यस, कि रेटिंग स्केल पर क्वेश्चन पूछा और 4 ऑप्शन दिया, तभी आप आंसर कर पाएँगे जब आपको पहले से पता हो कि रेटिंग स्केल होता क्या है। रेटिंग स्केल is used whether a response of a learner behavior is likely to be continuum from excellent to bad or from satisfactory to unsatisfactory। आपने फीडबैक फॉर्म भरा होगा किसी भी ट्रेनिंग के बाद, जैसे अभी सीबीएसई ने काफ़ी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन, अभी भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। उसमें एक फीडबैक फॉर्म हम भरते हैं, एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड, नॉट एग्रीड, है ना? जैसे द कंटेंट टॉट बाय और एक्सप्लेन्ड इन द ट्रेनिंग सेशन वाज रिलेवेंट टू द टॉपिक, एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड, नॉट एग्रीड। ये तीनों में से आप किसी भी एक पे टिक लगा सकते हैं। तो ये एक तरह का रेटिंग स्केल है। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, है ना? या राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, तो गुड, बैड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये 4 कैटेगरीज़ हो सकती है। ये रेटिंग स्केल हो गया। आगे बढ़ते हैं, एनेक्डोट रिकॉर्ड्स। तो एनेक्डोट्स क्या होते हैं? एक्चुअली एनेक्डोट्स के ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं जो बच्चे के सारे जो अनयूजुअल इवेंट्स हैं, जो रेगुलर इवेंट से अलग दिखता है, उसे हम नोट डाउन करते हैं। Origin and meaning from the word anecdotes, brief events and episodes. Anecdotes record is the observed behavior of the student. It is record of some significant episode in the life. तो अल्टीमेटली आपने आपने क्लास में देखा कि बच्चा आज जो है उदास है, और फिर आपने उससे बात की क्लास के बाद, तो आपको पता चला कि घर पर कोई पर्सनल इशू है। तो अल्टीमेटली उस इवेंट को आप एनेक्डोट में लिखते हैं। एक दिन बच्चा जो है बहुत खुश है और वो आपको सभी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है जो कि वो यूजुअली नहीं करता। तो ऐसे अनयूजुअल जो रेगुलर इवेंट से अलग कोई घटना होती है किसी भी बच्चे की लाइफ की, उसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं। दैट इज़ व्हाट एनेक्डोट रिकॉर्ड्स। और ये सारे इवेंट्स जो हैं सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो पूरे लाइफ के को समराइज़ करते हैं, या पूरे लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी बच्चे की पर्सनैलिटी पर, है ना? डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये भी एक तरह का असेसमेंट या इवैल्यूएशन है। रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एनालिसिस इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रिसर्च। रिसर्च में इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेक्निक इज़ विथ रिगार्ड टू असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट। तो बच्चे ने जो भी काम किया है उसको असेस कीजिए आप, उसके डॉक्यूमेंट देखिए, उसकी सीडब्ल्यू चेक कर लीजिए, देख लीजिए, उसने होमवर्क कैसे कर रहा है वो देख लीजिए, पिछले कुछ टेस्ट में उसका क्या परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए, स्पोर्ट्स में क्या कर रहा है वो देख लीजिए। तो अल्टीमेटली आप जो भी रिकॉर्ड्स उस बच्चे के हैं उसको आप खंगालते हैं, तो ऑटोमेटिकली किसी बच्चे को आप असेस कर पाते हैं, उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं तमाम एस्पेक्ट्स पर, चाहे वो स्कॉलस्टिक हो या को स्कॉलस्टिक हो। नाउ नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अभी भी आपने 10th के इसमें जब मार्क्स दिए होंगे तो आपके पास सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी और दूसरा पोर्टफोलियो का था। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट कुड बी
ये क्या हो सकता है, मतलब किसी बच्चे के द्वारा किए गए किसी भी तरह के एकेडमिक या नॉन नॉन एकेडमिक या हम बोले स्कॉलस्टिक या को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी के जो भी काम बच्चे ने किया है उसको रिकॉर्ड में रखना इज अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। इट कुड बी डे टू डे वर्क और सेक्शन ऑफ द और selection of the learner's best piece of work. Yes, painters and commercial artists often use portfolios to demonstrate their skills and quality work before the selection of committees. तो जैसे हम देखते हैं, हम पेंटर्स के पास उनके पिछले कई सालों तक किए गए काम का पूरा कैटलॉग होता है, पूरा उनका ड्राइंग बुक्स होती है, जिससे वो बता पाते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या-क्या किया है। तो किसी बच्चे ने अभी तक क्या-क्या किया है एकेडमिक, स्कॉलस्टिक या को स्कॉलस्टिक फील्ड में, उसका एक रिकॉर्ड रखना, दैट इज़ व्हाट द पोर्टफोलियो। यस। देन नेक्स्ट इज क्विजेज एंड कॉम्पिटिशन्स। साइंस क्विज हो गया, मैथ्स क्विज हो गया, हिंदी इंग्लिश क्विज, तमाम तरह के क्विज हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। वो तमाम क्विजेज और कॉम्पिटिशन्स भी एक तरह से इवेल्युएशन के टूल्स है जिसमें हम किसी बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स। Theme based tasks to be completed as classwork or homework and can be open ended for structured or structured. Some could be based on context outside the textbook. तो अल्टीमेटली जो भी काम हम देते हैं बच्चे को, चाहे वो होमवर्क हो, क्लास वर्क हो या कोई घर के लिए काम दे रहे हैं, असाइनमेंट हो, तो ये तमाम चीज़ें असाइनमेंट में आ जाएगी। जो भी असाइनमेंट या टास्क बच्चे को दिया जा रहा है ना? सम कुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड टेक्स्ट बुक। कुछ करिकुलम के बाहर का भी हो सकता है कि आप अपने घर के आसपास के 5 घरों में आप पता करके आइए कि उनके बिजली का बिल का रेंज क्या होता है और वो कौन-कौन से डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन भी नो डाउट ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक हो जाएगा, लेकिन ये डेटा कलेक्शन भी उसके असाइनमेंट का हिस्सा होगा जो उसके टीचर के द्वारा दिया जा रहा है और जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होगा, इट विल बी रिलेवेंट टू द कंटेंट टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। तो ये तमाम तरीकों के बारे में हमने बात की जो कि असेसमेंट में या इवैल्यूएशन में यूज़ होते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा क्या-क्या टूल्स हैं, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि क्वेश्चंस होंगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, या तो स्टैंडर्डाइज़्ड होंगे जिनमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ये सब होगा। दूसरा होगा नॉन स्टैंडर्डाइज़्ड जिसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। फिर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए उसमें। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, स्कोप क्लियर होना चाहिए, कंटेंट क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का, डिफिकल्टी लेवल पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, असेसिंग पावर होना चाहिए, स्कोप ऑफ द आंसर क्या है वो क्लियर होना चाहिए और वैल्यू पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए किसी क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं या किसी कितने टाइप के पूछे जाने चाहिए, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सारे लेवल्स ऑफ लर्निंग को कवर करना चाहिए। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने देखा। फिर हमने बात की शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। यस। देन ऑब्जर्वेशंस की बात की हमने जो नेचुरल और कंट्रोल दोनों ही कंडीशन में की जा सकती है। देन टेस्ट एंड इन्वेंटरीज की बात की हमने की जिसमें ओरल टेस्ट को स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया। चेकलिस्ट के बारे में हमने बात की जिसमें यस या नो में आंसर देते हैं। चेकलिस्ट या क्वेश्चनर भी हो सकता है वहाँ पर। ओके। देन रेटिंग स्केल के बारे में हमने बात की जिसमें एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड और इस तरह के रेटिंग स्केल्स के आधार पर फीडबैक दिया जाता है बच्चे की परफॉर्मेंस को। एनेक्डोट रिकॉर्ड जिसमें हम अनयूजुअल और इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है लाइफ के उनको, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बच्चे के, उसको रिकॉर्ड में रखते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट, प्रीवियस, करंट या तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस के हो, को स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस के हो, उनके एनालिसिस से भी बच्चे के को इवैल्यूएट किया जा सकता है। जैसा कि अभी 10th और 12th बोर्ड में हुआ कि बच्चे के प्रीवियस स्कोर को
क्राइटेरिया बना के रिजल्ट बनाया गया। तो वो एक तरह का डॉक्यूमेंट इवैल्यू एनालिसिस के आधार पर किया गया कि 10वीं में बच्चे ने कैसा किया, उसके हिसाब से उसकी 12वीं का रिजल्ट एमपी बोर्ड में बनाया गया। पोर्टफोलियो की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी वर्क डन बाय अ स्टूडेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो। जो भी काम उसने किया है बच्चे ने, उसका एविडेंस रखना मतलब पोर्टफोलियो मेंटेन करना। क्विजेस एंड कंपटीशन, मैथ क्विज, साइंस क्विज, देन ओलंपियाड, ये तमाम तरीके हैं जिससे हम इवेल्युएट करते हैं बच्चे के परफॉर्मेंस को। असाइनमेंट्स, जो भी काम टास्क दिया जाता है, जो भी असाइनमेंट दिया जाता है, जो भी वर्क दिया जाता है बच्चे को, वो तमाम चीज़ें, चाहे वो होमवर्क हो, क्लास वर्क हो या किसी तरह का प्रोजेक्ट वर्क हो, वो सब असाइनमेंट में आ जाएगा। दीज ऑल आर दी evaluation tools that can also be used in specifically in EVS or in any kind of evaluation of any kind, any subject. So that's all from my side for today. Hopefully this discussion will help you to crack all the questions based under this topic, on this topic. So thank you, take care, bye bye, Vande Matram.